हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मड आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था खार्तूम को लेकर के। तो खार्तूम जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो सूडान कंट्री है उसकी कैपिटल के रूप में लोकेटेड है। खार्तूम रीजन दो रिवर ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल की जो कन्फ्लुएंस पॉइंट है वहां पर एग्जिस्ट करता है। अभी यहाँ पर खार्तूम वाला रीजन मीन सूडान कंट्री जो है वहां पर काफी ज्यादा क्लैश और वायलेंस देखने को मिला, जिसकी वजह से रीजन जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। अब यहाँ पर कुछ इंडियंस जो है वो भी ट्रैप थे, तो उन सबको इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया, जिसकी वजह से भी ये एरिया हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ज्योग्राफी मैपिंग का एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी आप किसी एरिया को स्टडी करो तो वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, लेक्स और साथ ही साथ में कोई इंपॉर्टेंट लाइन जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो पास नहीं हो रही है। ये सब कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अभी अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर की बात करें जो अभी 28 मई को कंडक्ट किया गया है, उसका पेपर अगर आपने व्यू किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि कांगो बेसिन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन कौन सी रिवर एरिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में इंडिया को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया जिसमें हमारे सदर्न पार्ट में जो हिल्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एरिया जो है वो कौन सी हिल जो है किससे मीटिंग पॉइंट है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट, कौन सी हिल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ओके, तो जब भी आप मैपिंग को स्टडी करो तो उसके आसपास वाले रीजन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको क्लैरिफाई करने की कोशिश किया करो। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे हमारे दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में। एक है मेंटरशिप प्रोग्राम और एक है डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस, मतलब न्यूज़पेपर को सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो इस इनिशिएटिव में हम आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। देखो, न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स में ले लो, मेंस में ले लो या फिर इंटरव्यू लेवल पर ले लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता कि वो किस तरीके से न्यूज़ को किस तरीके से रिलेट करें। तो इस इनिशिएटिव में हम क्या करेंगे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी अदर इंपॉर्टेंट जो भी वेबसाइट न्यूज़पेपर हैं जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लगता है तो उसको लेकर के उस न्यूज़ में आपके यूपीएससी के परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, आप उस न्यूज़ का अपने मेंस में कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स को हम क्लेरिफाई करते हैं इस इनिशिएटिव में। ओके, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रोग्राम जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो गया है। उसका बेसिक पॉइंट ये है कि देखो, जब भी हम करंट अफेयर्स को रीड करते हैं तो अगर हमें एक बेसिक रिलेशन पता चले कि अच्छा ये इसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था, ओके, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है उस न्यूज़ को रिलेट करना, याद करना। तो इसमें हम क्या करते हैं इस इनिशिएटिव में कि अलग से टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है, उसमें जो भी न्यूज़ की जो भी इंपॉर्टेंट इमेज होती है वो हम इंसर्ट करते हैं। साथ ही साथ में उस न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और फिर वहां उस न्यूज़ का, इन पॉइंट्स का आप कहां कहां पर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं वो सारी बातें हम यहां पर क्लेरिफाई करते हैं। तो 89 रुपीज़ पर मंथ इसके चार्जेस हैं। इस इनिशिएटिव के ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड, और उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। और ये है मेंटरशिप प्रोग्राम। इसको लेकर के एक शॉर्ट वीडियो हम जो है वो आज अपलोड करेंगे। वहां जाकर के इसके जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो उस वीडियो में आप इसको व्यू कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम न्यूज़ को कवर करवा रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये डेडिकेटेड 30 स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है जो सिंसियरली 10 मंथ्स तक या 1 ईयर तक अपना जो स्टडी है वो रेगुलर करते रहें। इस प्रोग्राम में आपका जो भी सिलेबस है वो टारगेट ओरिएंटेड कंप्लीट करवाया जाएगा, मतलब डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है अपने लेवल पर। और फिर
इसके साथ में आपको मेंस आंसर राइटिंग की यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मतलब प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन होगी, साथ में मेंस की प्रिपरेशन होगी। अब प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आपको टारगेट दिया जाएगा, आप डेली बेसिस पर उसको स्टडी करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में इशू फेस होता है कि वो किस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करें कि प्रीलिम्स से पहले भी उनको टाइम मिल जाए और उससे पहले वो मेंस का भी अपना कवर कर सकें। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, और इस इनिशिएटिव में जो आपका करंट अफेयर जो एक बेसिक इशू रहता है स्टूडेंट्स के साथ में, उसको कवर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम लेते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आज से 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो प्रोग्राम की फ़ी है वो 8,500 रुपीज़ 10 मंथ्स के लिए है। ओके, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी अवेलेबल है। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर उड़ीसा में जो बालासोर वाला रीजन है जहाँ पर इशू देखने को मिला कि 2 ट्रेन जो है वो आपस में क्लैश हुई, जिसकी वजह से एक अदर ट्रेन जो है उसके साथ में भी इशू क्रिएट हुआ और काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान चली गई। तो यहाँ पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया है, और रेलवे बोर्ड ने रिकमेंडेशन दी है कि इस इशू की जो भी प्रोब है वो सीबीआई करे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करे। और साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम सामने आई है इस कोलिजन की, और साथ ही साथ में जो भी इस एरर में जो भी पीपल रिस्पॉन्सिबल है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और बोर्ड ने ये भी कहा है कि देखो जो भी इशू है ना उनको सॉल्यूशन के लेवल की तरफ हमें लेकर के जाना है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि कैग ने बहुत समय पहले अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमारी जो भी रेलवे ट्रैक्स हैं उनका टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स हैं। ओके, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट होने के बाद में क्या रिजल्ट निकल करके आएगा और उसके बाद में क्या रिकमेंडेशन दी जाएंगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे कि मेंस में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि रेलवे एक्सीडेंट्स जो हैं या फिर जो भी इस तरीके की इश्यूज होते हैं उनको टैकल करने के लिए किस तरीके की कोशिश की जा सकती है, तो आप उसमें जो रिकमेंडेशन जो दी जाती है ना उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में उसको आप सजेशन के रूप में लिख सकते हो। ओके, दूसरा यहाँ पर मणिपुर में जो वायलेंस देखने को मिला उस इशू को टैकल करने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और एक पैनल जो है उसको फॉर्म किया है। ये जो पैनल है इसका हेडक्वार्टर रखा गया है इम्फाल में, और 6 मंथ्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है कि फर्स्ट सिटिंग से 6 मंथ्स के अंदर जो भी आपको इशू हुआ उसको आपको ढूंढना है, एग्जामिन करना है कि क्या प्रॉब्लम रही, क्या इशू रहा, और इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस कमीशन को करना है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे साउथ पेज पर। तो देखो यहाँ पर आप ये पॉइंट देखिए कि जिस तरीके से हमारा एनसीआर रीजन है, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली जो हमारी यूटी है नेशनल कैपिटल है, तो इसमें एनसीआर रीजन डेवलप किया गया है ताकि और अर्बन एरियाज जो है वो कनेक्टिंग अदर स्टेट्स जो है वो डेवलप किया जा सके। इस एनसीआर रीजन में कुछ एरिया जो है वो राजस्थान का आता है, कुछ हरियाणा का आता है और कुछ उत्तर प्रदेश का आता है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से एनसीआर रीजन डेवलप है उसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट भी डिसाइड कर रही है कि उनकी जो कैपिटल है लखनऊ उसके आसपास वाले एरिया को क्रिएट करते हुए, उसके आसपास वाले एरिया को कनेक्ट करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन जो है वो डेवलप किया जाए। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है, तो देखो केरला में जो कासरगोड एरिया है वहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में फायर इशू देखने को मिला, जिसकी वजह से ब्लैक टर्टल जो है वो यहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो देखो टर्टल और टॉर्टोइज जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में अगर हम जानें, देखो दोनों ही कछुए होते हैं, लेकिन जो टॉर्टोइज होता है वो टेरेस्ट्रियल रीजन पर देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल रीजन मतलब लैंड एरिया पर, और जो टर्टल जो होते हैं टॉर्टोइज होता है टेरेस्ट्रियल रीजन लैंड एरिया पर, और टर्टल जो होता है वो वाटर में आराम से रह पाता है, मतलब स्विम कर पाता है। इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन देखने को मिलती है। इसमें जो यहाँ पर ये जो लिम्स है वो एक फ्लैपर की तरह जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसका यूज करते हुए वो वाटर में स्विम कर पाते हैं। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, वैसे होते दोनों ही कछुए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ब्लैक टर्टल है उनकी डेथ देखने को मिली। ये जो ब्लैक टर्टल है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में आते हैं। तो यहाँ पर जो भी इशू हुआ इसको अब एग्जामिन किया जाएगा किसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है,
देखो केरला जो है उन्होंने काफी लंबे टाइम तक कोशिश की, लगभग 1 मंथ तक उन्होंने ट्रायल किया कि कैमरा जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जो भी आप रोड पर जो भी सिग्नल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उन सब को लेकर के या फिर ड्राइव करते टाइम जो भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको अगर कोई पर्सन फॉलो नहीं करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए अब जो भी इशू है उनको चालान जो है वो डेवलप किया जाएगा और उनको भेजा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है कि अगर आप कोई ट्रैफिक का वायलेशन करेगा, जैसे कि हेलमेट नहीं पहन रखा, सीट बेल्ट नहीं पहन रखी, या स्पीड ज़्यादा है या फ़ोन पर बात की जा रही है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डिटेक्ट करेगा और फिर उसके बेसिस पर उनको चालान जो है वो दिया जाएगा। देखो इसका बेसिक प्रॉफिट क्या होगा कि एक तो जो करप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग जब उनको चालान होता है तो वो जो भी वहां पर एक तरीके से जो भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनके साथ में मिलजुल कर जो भी करप्शन को लेकर के इनिशिएट करते हैं, ये काफ़ी कम होगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें जो एक्सीडेंट के इशू जो देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे, मतलब वो इशू जो है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। जब चालान देखने को मिलेगा तो लोग जो हैं वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको काफ़ी कंट्रोल करेंगे, जो भी सेफ गार्ड्स हैं, जो भी मेजर्स हैं ट्रैफिक को लेकर के, उन सबको फॉलो करेंगे। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का। अगर ये बेनिफिट रहता है तो इंस्टॉलेशन इसका जो अच्छे लेवल पर मतलब सेंट्रल लेवल पर भी होना चाहिए, और अदर स्टेट जो है वो भी इसको इंस्टॉल करें और इसका जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके के देखो एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप केरला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है तो आप ट्रैफिक को लेकर के अगर कोई इश्यू आए तो उसमें आप सजेशन दे सकते हो, उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कैमरा है वो इंस्टॉल किए हैं और अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसकी वजह से मतलब आप ये मानिए कि अगर रिजल्ट देखने को मिलता है इसका तो इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और अदर स्टेट जो है वो भी इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इस तरीके की जो न्यूज़ आती है ना उसको आप एग्जाम्पल के रूप में जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हो अपने आंसर्स में। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज पर है और जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है उसको लेकर के यहाँ पर राइटर ने आर्टिकल लिखा है। ऑर्डिनेंस पास करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 1, 2, 3 और गवर्नर के पास में पावर आर्टिकल कौन सा आर्टिकल देता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई स्टेट लिस्ट में जो सर्विसेज एंट्री है 41 नंबर पर वो किसके पास आती है, दिल्ली यूटी की जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके पास में 239(1) AA जो है 239 AA जो है उसमें सिर्फ 3 पॉइंट को लेकर के एक्सेप्शन दिया हुआ है और वो 3 पॉइंट जो है वो ही सिर्फ किसके पास रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेंगे। उसके अलावा जो भी स्टेट लिस्ट में जो भी एंट्रीज हैं वो सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास, यूटी जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली की, उसके पास रहेंगे। तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर्विसेज की पावर मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर, इसकी पावर जो है वो दी जाए इलेक्टेड गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास करवा दिया और बोला कि एक अथॉरिटी जो है सर्विसेज को लेकर के दिल्ली के लिए बनाई जाए और उस अथॉरिटी में वहाँ के चीफ मिनिस्टर और रहेंगे 2 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर और ये सेक्रेटरी लेवल जो ऑफिसर हैं इनको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और इसमें जो मेजोरिटी में वोटिंग देखने को मिलेगी उसके बेसिस पर रिजल्ट पास होएगा। तो भाई 2 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑफिसर्स को तो फिर यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास रहेगी। और साथ ही साथ में ये भी बोला गया कि अगर इस अथॉरिटी के बीच में और जो मतलब एलजी के बीच में कोई क्लैश देखने को मिला तो एलजी जो है वो यहाँ पर पावरफुल रहेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपने तो फिर जो पहले से जो 8 साल से क्लैश चलता हुआ आ रहा था दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, आपने तो वही चीजें दोबारा से एस्टेब्लिश कर दी। तो राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि देखो ऑर्डिनेंस जो है ना वो आपने पास करवाया, इसको लेकर के 1987 में केस हुआ था डीसी वाधवा केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो
तब जा करके आपको ऑर्डिनेंस लाना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अपने पॉलिटिकल जो आपकी एस्पिरेशंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आप ऑर्डिनेंस ले आओ। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप सर्विसेज अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे हो तो ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं, आप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आओ और उसके थ्रू जो है इसको इनिशिएट करो और फिर जो पावर जो है वो अपने हाथ में लो। जुडिशरी ने ये भी बोला है यहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ये पॉइंट था कि देखो दिल्ली एक यूटी है और उसको लेकर के जो पावर है वो सेंटर के पास में है। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी ने बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में दो ही क्राइटेरिया है इंडिया के पास में, कि सेंटर है, स्टेट है और यूटी है। हमने बहुत सारे अलग अलग एरियाज को अलग अलग तरीके से गवर्न करने के लिए, जैसे कि हमारे शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 6 में, इसके अलावा भी आर्टिकल 371 के अंडर जो है वो अदर अदर एरिया को, अदर अदर स्टेट को हमने अलग अलग जो प्रोविजन जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजन जो है वो कर रखे हैं, स्पेशल प्रोविजन जो है उनके लिए कर रखे हैं। तो आप ये तो मत बोलिए कि यूटी है तो इसकी जो पावर है वो सेंटर के पास में है। तो जिस तरीके से उनको एक्स्ट्रा प्रोविजन दे रखे हैं उसी तरीके से दिल्ली के पास में भी कुछ पावर है और वो पावर जो है वो उनको दी जानी चाहिए। तो राइटर ने फोकस किया है कि जुडिशरी ने जिन पॉइंट्स को एप्लीकेबल करने के लिए बोला है उसके अकॉर्डिंग ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम करे। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो टेक्स्ट पेज पर है और यहाँ पर अभी ये जो ट्रेन का एक्सीडेंट देखने को मिला इसको लेकर के जो कवच सिस्टम है उसकी बात की गई है। अब ये कवच सिस्टम होता क्या है, तो देखो कवच जो है वो एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर भी जीपीएस सिस्टम और रेलवे ट्रैक जो है वहाँ पर भी RFID जो हमारा एक तरीके से हम टोल जो है जिससे करता है उसी सिचुएशन, मतलब सिग्नल के थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी दी जाए। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो हमारे लोकोमोटिव है उनके साथ में ये सारी सिचुएशन कंडीशन जो है वो सिग्नल के थ्रू जो है वो शेयर की जाए ताकि जो भी इशू है उनको ट्रैक किया जा सके। तो ये जो प्रोसीजर है कवच जो है वो इंडिजिनस बेसिस पर हमने डेवलप किया है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री। ट्रायल जो है वो अगर हम बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे जो है वहाँ पर इसको फैसिलिटी किया गया और फिर धीरे धीरे जो है इंडियन रेलवेज का जो कंप्लीट ऑपरेशन है वहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये क्या है, इट इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड। इट इज मेन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट रेड विच मार्क्स डेंजर एंड अवॉइड कोलिजन। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आप ये लोको पायलट जो है अगर वो ब्रेक लगाने में सक्षम नहीं है तो ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक लेवल पर ब्रेक लगाने को देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी बोला गया है कि देखो अगर कोई स्पीड में ट्रेन आ रही है सामने आमने सामने से कोलिजन होता है, स्पीड इतनी ज़्यादा है तो इसमें प्रोटेक्शन रेट जो है वो इसमें भी काफ़ी कम है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि 10,000 ईयर्स में से एक एरर जो है वो इतनी मतलब काफ़ी कम लेवल की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर जो है वो क्लैश देखने को मिले। नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल पर एक ये जो कवर सिस्टम है वो इंस्टॉल हो पाएगा। अभी अगर हम देखें तो जो हमारे लॉन्ग एरिया को कवर करते हुए जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर इनको इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद में धीरे धीरे हर लेवल पर जो है वो इसको कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। मतलब एक तरीके से जो रेलवे कोलिजन है, रेलवे ट्रैक पर जो कोलिजन देखने को मिलता है उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है ये कवच सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ये जो ट्रेन जो आपस में क्लैश हुई उसमें कवच सिस्टम जो है वो इंस्टॉल नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलती और इसको अपने लेवल पर ही सॉल्व कर लिया जाता। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉरेन पेज पर है और यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे तो देखो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं उन्होंने टर्की से अर्ज किया है कि स्वीडन जो ज्वाइन करना चाह रहा है नाटो ऑर्गेनाइजेशन को उसको लेकर के आप सपोर्ट कीजिए, आप अपनी वीटो पावर जो है उसके अगेंस्ट में यूज़ मत कीजिए। नाटो चीफ ने बोला कि अगर स्वीडन हमें ज्वाइन करता है तो ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अच्छे लेवल पर इसमें रिप्रेजेंट होगा और तुर्की जो है
इसने टर्की ने लास्ट ईयर अपना नाम चेंज कर लिया, जिसको अब तुर्की के नाम से जानते हैं। तो ये तुर्की के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अगर हम बात करें स्वीडन, जिसकी लोकेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये है यहाँ पर फिनलैंड, जिसने अभी नाटो को ज्वाइन किया है 31st मेंबर के रूप में, और अब स्वीडन जो है वो भी ज्वाइन करना चाह रहा है। तो यहाँ पर फिनलैंड के इस एरिया पर है गल्फ ऑफ बोथनिया, और यहाँ पर है फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्वीडन जो है वो किसके, नॉर्वे और फिनलैंड दोनों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड जो है वो नॉर्वे के साथ में भी, स्वीडन के साथ में भी, और रशिया यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट पर रशिया लोकेटेड है फिनलैंड की। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। नाटो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए हेडक्वार्टर जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक है अलाइड कमांड ऑपरेशन, अलाइड कमांड ऑपरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मोन्स, बेल्जियम में। दोनों अलग अलग जगह हैं, बेल्जियम में ही लोकेटेड है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। नाटो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी, जिसको वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। और इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है वो इम्पोर्टेंट है। देखो, जो भी कंट्री नाटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस आर्टिकल 5 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। आर्टिकल 5 जो है वो कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करता है। मतलब नाटो ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है, तो सारे के सारे जो मेंबर कंट्री है नाटो ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये मानते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, और मिल करके वो फिर उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो प्रेजेंट टाइम में क्लैश है, उसका भी एक बेसिक रीजन ये था कि यूक्रेन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है उसको अपने ज्वाइन करना चाह रहा था, और रशिया जो है वो ये नहीं चाहता, क्योंकि नाटो ऑर्गेनाइजेशन रशिया के बॉर्डर एरियाज तक अपनी रीच बना रहा है। तो इनडायरेक्टली रशिया को अपने अंडर करने के लिए नाटो ऑर्गेनाइजेशन की ये सारी स्ट्रेटजी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है, तो अभी अगर हम बात करें तो देखो संग्रीला डायलॉग जो है वो यहाँ पर चल रही है सिंगापुर में। तो संग्रीला डायलॉग में जो है वो चाइना के जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो यूएस जो है वो एशिया रीजन के ऊपर फोकस कर रहा है कि पैसिफिक ओशन जो है वो क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है ना, वो ही एशिया में कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है। ओके, तो ये डिफेंस मिनिस्टर है चाइना के, उन्होंने संग्रीला डायलॉग के टाइम में ये बात बोली। प्रेजेंट टाइम में अगर हम यूएस की बात करें, तो यूएस जो है वो ओकस ग्रुप का मेंबर है। एक तो ओकस में शामिल है यूएस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। इसके अलावा क्वेड ग्रुप का भी मेंबर है यूएस जो है, और क्वेड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस शामिल है। तो एशिया पैसिफिक को अगर हमें फेयर एंड इंडिपेंडेंट रखना है, तो चाइना का ये मानना है कि यूएस का इंटरफेयर जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिले। ओके, तो संग्रीला डायलॉग के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, और पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, देखो संग्रीला डायलॉग जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2002 में सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो सिंगापुर का जो संग्रीला होटल है उसमें किया गया, जिसकी वजह से इसको संग्रीला डायलॉग के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस समिट है। मतलब इसमें अलग अलग कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं और भी अलग लेवल के जो पर्सन हैं, मिनिस्टर्स हैं जो हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस रीजन में डिफेंस को लेकर के अपने अपने जो पॉइंट्स हैं वो रखते हैं। ओके, इस संग्रीला डायलॉग को ऑर्गेनाइज करवाता है तो लंदन बेस्ड एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, और थिंक टैंक का नाम है IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज। ये जो है वो इस संग्रीला डायलॉग को ऑर्गेनाइज करवाता है एनुअली बेसिस पर। ओके, तो संग्रीला डायलॉग क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो देखो कल हमने देखा था कि ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं वो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने टू कट ऑयल आउटपुट बाय 1 मिलियन बैरल
पर डे, इतना जो है वो कट देखने को मिलेगा। मतलब प्रोडक्शन जो पहले हो रहा था उसमें इतना जो डेली बेसिस पर जो कम प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिला। कम प्रोडक्शन होगा तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है लेकिन वो डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज़ के ऊपर, तो जब डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज़ के ऊपर तो इसकी वजह से जब यहाँ पर आउटपुट कम देखने को मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा इशू जो है फिर क्रूड ऑयल को लेकर के क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हम स्पोर्ट्स पेज पर डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो फ्रेंच ओपन जो है वो चल रहा है। अब फ्रेंच ओपन जब चल रहा है तो इसमें नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो इसलिए है कि कोसोवा यूरोपियन एक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, उसको लेकर के नोवाक जोकोविच ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो कोसोवा जो है वो सर्बिया का पार्ट है। यहाँ पर मैप में आप देखिए कोसोवा एक लैंडलॉक कंट्री, ये है सर्बिया, और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया से रिलेटेड है, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं ये। तो इन्होंने बोला है कि कोसोवा जो है वो सर्बिया का पार्ट है। देखो इश्यू क्या है कि सर्बिया बोलता है कोसोवा मेरा है, अल्बानिया बोलता है कोसोवा मेरा है। यहाँ पर कुछ लोग नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पर सर्बिया के लोग रहते हैं और यहाँ पर रहते हैं अल्बानिया के, मैक्सिमम लोग अल्बानिया से रिलेटेड लोग हैं। कोसोवा अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर यूएस जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं, लेकिन सर्बिया जो है वो क्लेम कर रहा है। और अब ये क्लैश में नोवाक जोकोविच ने स्टेटमेंट दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। ओके, तो हमें इसकी जो लोकेशन है एक तो वो ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करें तो यूरोप में जो यूक्रेन और जो रशिया है उसके बीच में भी क्लैश इस तरीके का देखने को मिला था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ओके, तो ये जो भी इशू है इसका सॉल्यूशन देखने को मिलना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर भी क्लैश क्रिएट होता है तो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में, नोवाक जोकोविच के बारे में, तो ये तो हमने देख लिया कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। अब थोड़ी सी बात हमें टेनिस के बारे में भी पता होनी चाहिए कि ये फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है क्या है। तो देखो टेनिस के 4 मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। ओके, अब ये ग्रैंड स्लैम जो है इनकी सीरीज आपको पता होने चाहिए कि एक ईयर में सबसे पहले कौन सा होता है फिर कौन सा होता है। तो सबसे पहले जनवरी में जो कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है उसके जनवरी में स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद में मई और जून के बीच में जो है वो होता है फ्रेंच ओपन। इसके अलावा विमल्डर होता है, वो होता है जून लास्ट और जुलाई स्टार्टिंग में, और अगस्त और सितंबर के बीच में होता है यूएस ओपन। ओके, देखो इन सब में अगर हम बात करें अगस्त और सितंबर के बीच में होता है यूएस ओपन। ओके, ये विमंडल हो गया, ये फ्रेंच ओपन हो गया, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना और ये जो यूएस ओपन है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट के ऊपर, मतलब जो एक तरीके से बनाया गया है सीमेंट से रिलेटेड, इस तरीके से हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले के ऊपर खेला जाता है, मिट्टी के ऊपर, और विमल्डन जो है वो ग्रास के ऊपर खेला जाता है। जब भी आप इस तरीके के ओपन को देखो तो आप जो है वो फोकस किया करो, देखो यहाँ पर ये जो है। ओके, तो ये खेला जा रहा है फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले रेड मिट्टी के ऊपर जो है वो खेला जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ें जो है वो रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये विमल्डन जो है ना वो सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। 1877 में इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में जो है वो हुआ यूएस ओपन स्टार्ट 1881 में। उसके बाद में जो फ्रेंच ओपन जो है वो स्टार्ट हुआ, ये सेकेंड नंबर वाला, ये स्टार्ट हुआ 1891 में, और सबसे लास्ट में जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ 1905 में। ओके, तो ये बेसिक बातें जो हैं वो हमने इससे रिलेटेड डिस्कस कर ली हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।